हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 एनसीईआरटी का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली देखेंगे कि केमिकल चेंज क्या होता है और उसमें केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से होते हैं और इक्वेशंस कैसे लिखी जाती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर एक कोट भी दिया हुआ है, फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। तो सारी की सारी साइंस जो है वो फैक्ट नहीं होती, सिर्फ जिस तरीके से सारी लिटरेचर डिक्शनरी नहीं होती है ना। बहुत सारी चीजें होती है, इमेजिनेशन होता है, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं बहुत ही रोमांचक। तो यहाँ पे हम एक्टिविटी के फॉर्म में एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। Consider the following situations of daily life and think what happens when the milk is left at room temperature during summers. तो आपने देखा होगा कभी अगर आप मिल्क को जो है बाहर रख दो गर्मियों में, तो किस तरीके से उसका स्टेट चेंज होता है, वो क्या बन जाता है कुछ समय के बाद। तो आपको मतलब आपके मदर फादर बोलते होंगे कि ये तो दूध फट गया, है ना। तो उसका मतलब कि उसका स्टेट चेंज हो गया, वो मिल्क मिल्क नहीं रहा, है ना। तो अगर आप उसको नोटिस करोगे कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर, है ना, इफ इट इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, तो क्या होता है वो आप उसको ऑब्जर्व करके देख सकते हो कि दूध फट जाता है। ठीक है, फटने को हम कर्डलिंग भी कहते हैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे कि एन आयरन तवा, पैन और नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। सो अगर जो है आयरन को अगर आप ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रख देते हो तो आप क्या देखते हो, काफी समय बाद अगर आप देखोगे तो उसमें क्या नजर आएगा, क्या चेंज नजर आएगा। ठीक है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। सो फर्मेंटेशन ग्रेप्स का, ग्रेप्स को अगर आप बाहर रख देते हो तो फिर उसमें किस तरीके का चेंज आता है। तो इसी तरीके से जो है केसेस दिए हुए हैं यहाँ पे कि क्या आप ऑब्जर्व करते हो जब मिल्क को बाहर रख देंगे या हम किसी भी आयरन की चीज को बाहर रख देते हैं काफी समय तक ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, है ना। ग्रेप्स को अगर आप बाहर रख दोगे, खाना पकाते वक्त क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो अगर आप किचन में जाके देखोगे तो खाना पक रहा है तो वो किस तरीके का क्या है, वो किस तरीके का चेंज है वो। Food is digested in our body. So, what is the digestive system? Which kind of things are happening inside? We respire. तो respiration system से related उसमें हम क्या क्या देखते हैं। तो in all the above situations, the nature and identity of initial substance have somewhat changed. ओके, तो इन सारी सिचुएशंस में पहली मिल्क को अगर आप बाहर रख देते हो, या आयरन तवा को या नेल को या पैन को अगर बाहर रख देते हो, है ना, ग्रेप्स को बाहर रख दिया, फूड कुक हो रहा है उसमें क्या चेंज है, फूड डाइजेस्ट हो रहा है उसमें क्या चेंज है, रेस्पिरेशन सिस्टम। तो इन सारी चीजों में क्या हो रहा है, तो इन सब चीजों में क्या हो रहा है, नेचर और आइडेंटिटी चेंज हो रही है। मतलब अगर आप मिल्क को बाहर रख देंगे तो वो फट जाता है, वो पहले जैसा मिल्क नहीं रहता। ठीक है ना, उसका स्टेट चेंज हो जाता है, तो उसमें कर्डलिंग हो जाती है, इस तरीके की कर्डलिंग सी हो जाती है, फट जाता है वो। तो ये जो है इसको हम मिल्क नहीं कहेंगे। ठीक है, ये दूध, फटा हुआ दूध, इसको हम मिल्क नहीं कहेंगे। इसको हम यूज नहीं करेंगे जिस तरीके से हम उस दूध को यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर बेसिकली ये एक किस प्रकार का चेंज है, ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आइडेंटिटी चेंज हुई और नेचर चेंज हुआ सब्सटेंस का। किस सब्सटेंस का, इनिशियल सब्सटेंस का। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, इनिशियल सब्सटेंस का नेचर जो है वो चेंज हुआ है यहाँ पे। इसी प्रकार से अगर आप आयरन को काफी समय तक बाहर रख देते हैं, चाहे वो नेल क्यों ना हो या वो तवा हो, अगर आप छोटी सी पिन भी अगर आप जो है बाहर रख देंगे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में या पानी के पास पड़ी रहती है, तो आप इस प्रकार का चेंज देखते हो। ओके, जो चेंज आप देखते हो उस तरीके का चेंज हो जाता है। ब्राउन सा ऊपर एक परत कोटिंग लग जाता है, उसको कहते हैं रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसमें भी क्या हुआ कि किसी भी इनिशियल सब्सटेंस की, जो हमारा तवा था आयरन का या हमारा नट बोल्ट था या स्क्रू था, उसका जो इनिशियल स्टेट था वो तो चेंज हो गया। अब उसके ऊपर एक परत लग गई, अब इस परत को
जो है अगर हम निकालें सैंड पेपर से और उसको अगर हाथ में लेंगे तो वो आयरन नहीं है, वो कुछ और है। तो उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई है और उसका नेचर चेंज हो गया है। ठीक है। तो इस लाइन में ये यही कह रहे हैं कि नेचर एंड आइडेंटिटी of the initial substance have changed, and whenever the nature and identity changes, then the change which happens is called as chemical change. और अगर हम केमिकल चेंज को लिखते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, उसको हम केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखते हैं और केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये जो होता है ये केमिकल चेंज होता है। हमने पहले फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट physical and chemical changes of matter in our previous classes. Whenever a chemical change occurs, we can say chemical reaction has taken place. So basically, they are saying कि हमने पहले physical changes के बारे में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? अगर मान लीजिए physical change होता क्या है? Physical change है कि अगर आपका कोई बॉक्स है, बड़ा वुडन बॉक्स है, उसको आपने 4 हिस्सों में बांट दिया, तो वो एक physical change हुआ। उससे उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। वो वुड था और वुड ही रहा। तो उस तरीके के चेंज को, उस प्रकार के चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। पर यहाँ पे हम केमिकल चेंज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें नेचर और आइडेंटिटी किसी भी इनिशियल सब्सटेंस की चेंज हो जाती है, और इसकी बहुत ही सफाई से एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है। अच्छा, we may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction, right? How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activity to find the answer. So यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, क्या क्या चेंजेस आते हैं उस रिएक्शन के दौरान। तो हम इस पूरे कोर्स में, जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि किस प्रकार की एक्टिविटीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि किस तरीके से हम पता करें कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी देखने मिलती हैं हमको लैब में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या डेली लाइफ में देखते हैं, तो कि उससे ये पता लगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है। तो अब जैसे यहाँ एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 1.1। ठीक है। एक्टिविटी 1.1 में ये कह रहे हैं कि एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। ओके, तो ये जो एक्टिविटी 1.1 है, ये आप लैब में जाके कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर्स और लैब अटेंडेंट्स, जो आपको छोटी छोटी चीजों में हेल्प करेंगे और सेफ रहेगा। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं किस तरीके की एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट है ये। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। सो लैब में ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। एक मैग्नीशियम रिबन होता है, एक लीफ टाइप की होती है लंबी सी, उसको आप सैंड पेपर से साफ कर लें। ठीक है। इसकी लेंथ भी दे रखी है। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग्स क्या होता है? चिमटा टाइप का कुछ होता है, तो आप चिमटे की मदद से उसको होल्ड कर सकते हैं। और फिर जो है उसको बर्न करें यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर। सो ये स्पिरिट लैम्प और बर्नर जो है बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपके लैब में प्रेजेंट होता है, केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। उस बर्नर को जलाएं और इस मैग्नीशियम रिबन को चिमटे की मदद से पकड़ के आप उसको बर्न करें। जब आप उसको बर्न करेंगे, कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल, बिकॉज इट कैन अफेक्ट अवे फ्रॉम योर आईज। सो हमेशा जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए। तो या यूजुअली आप जो है ग्लासेस आते हैं वो पहनते हैं बच्चे, और जो लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं। नहीं तो अगर आप बिना ग्लासेस के भी कर रहे हैं तो आप दूर रहें थोड़ा। ठीक है। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे होते हो? किस तरीके की ऑब्जर्वेशन आप देखते हो? तो अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट कभी किया होगा तो आपको पता होगा, लेकिन जब आप इसको करते हो तो इस प्रकार का सफेद फ्लेम फॉर्म होता है। इट बर्न्स विद अ वाइट फ्लेम। तो वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है, और बर्न होने के बाद एक सफेद सा पाउडर फॉर्म हो जाता है। तो ये यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस तरफ एलएचएस की तरफ जो चीजें लिखी होती हैं, वो इस रिएक्शन में भाग ले रही होती हैं। ठीक है। जैसे कि मैग्नीशियम रिबन है, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं,
और उससे जो प्रोड्यूस हो रहा है वो सफेद पाउडर प्रोड्यूस हो रहा है जिसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब ये बर्न करता है तो ये वाइट फ्लेम के साथ बर्न करता है। तो इसका वीडियो जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, एक लिंक है, उस पे आप क्लिक करेंगे और आप उस एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं किस तरीके से वो बर्न होता है। यहाँ पे ये जो एरो लगा रखा है ना, ये हम पढ़ेंगे, लेकिन ये जो एरो लगा रखा है ये इसका मतलब होता है गिव्स। मतलब कि जो इस तरफ जितने भी चीजें हैं वो क्या है, वो हिस्सा ले रही हैं उस रिएक्शन में, और इस तरफ जो चीजें हैं वो बेसिकली फॉर्म हो रहा है, फाइनल प्रोडक्ट है, इसको प्रोडक्ट कहा जाता है, प्रोडक्ट। और इसको कहा जाता है रिएक्टेंट, जो कि हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसमें ये फॉर्म हुआ। अब आप देखोगे इस रिएक्शन को, तो आप देखोगे कि इससे बर्न करने से मैग्नीशियम रिबन को एक सफेद पाउडर फॉर्म हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मतलब कि इसका स्टेट चेंज हो गया, इसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई, इसका नेचर चेंज हो गया। ठीक है ना। पहले ये जो है एक रिबन के फॉर्म में था, अब एकदम से सफेद पाउडर बन गया। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि आइडेंटिटी और नेचर अगर चेंज होता है तो केमिकल चेंज होता है, और हम इसका केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में उस चेंज को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है यहाँ पे इन्होंने बताया है दैट यू मे बी वंडरिंग व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय केमिकल रिएक्शन, हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, वो हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन हमने जब ये एक्टिविटी 1.1 की तो हमें पता चल गया कि जब नेचर और आइडेंटिटी बदलती हैं तो केमिकल चेंज होता है। अब हम आगे देखें। You must have observed that magnesium ribbons burns with a dazzling white flame। तो यही ये कह रहे हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो dazzling white flame प्रोड्यूस होता है, और it changes into white powder, सफेद सा एक पाउडर सा फॉर्म हो जाता है। This powder is called as magnesium oxide। तो ये कैसे फॉर्म हुआ? It is formed due to reaction between magnesium and oxygen present in the air। तो ये एक साफ साफ ये एक दिख रहा है हमको कि ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ केमिकल चेंज हो रहा है क्योंकि नेचर चेंज हो रहा है और आइडेंटिटी चेंज हो रही है, किसकी? मैग्नीशियम की। ओके, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ये जब हो रहा है तो इसको हम केमिकल चेंज कहेंगे, और उसको हम केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। और यही इस चैप्टर का मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो हम उसको करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे ही नहीं, यहाँ पे इन्होंने और भी एक्टिविटी दी है जो कि बहुत ही अच्छी बात है, जिससे हमें और एग्जाम्पल देखने मिलेंगे, और भी इंटरेस्टिंग होगा ये। अब जैसे यहाँ देखें, एक्टिविटी, आपकी जो एक्टिविटी दी हुई है 1.2, इसमें ये बोल रहे हैं टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब, एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो अब यहाँ पे जो है ये बोल रहे हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का एक केमिकल फॉर्मूला होता है। लेड नाइट्रेट जो है मतलब अ, आपका लैब्स में प्रेजेंट होता है, एक कलरलेस सा लिक्विड होता है लेड नाइट्रेट। ठीक है, आप आगे जब और केमिकल इक्वेशंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा ये। ठीक है, तो फिर लेड नाइट्रेट सोल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन डाल देंगे। तो पोटेशियम का केमिकल फॉर्मूला होता है के, अगर आपको याद हो तो। ठीक है ना, तो के जो होता है वो बेसिकली ग्रीक नेम से आया है, कैलियम। तो इसी से उसको के नाम दिया गया है। तो ये जो पोटेशियम आयोडाइड जब इसमें ऐड कर दोगे, और अचंभे वाली बात यह है कि पोटेशियम आयोडाइड भी कलरलेस होता है। तो ये दोनों कलरलेस सॉल्यूशन, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, इन दोनों को अगर आप मिक्स करोगे तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे? तो दो कलरलेस सॉल्यूशन है, उनको अगर मिला दिया जाए, जो कि ये दोनों स्पेसिफिकली ये दोनों सॉल्यूशन है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, तो उससे क्या बनेगा? तो जब आप इस एक्सपेरिमेंट को देखोगे, उससे आपका जो है ये येलो कलर का एक सॉल्यूशन बन जाएगा, ब्राइट येलो। मतलब कि आप ये देख रहे हो कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों कलरलेस हैं, उसके बावजूद जो आपका रिजल्ट आता है वो एक पीला सा सॉल्यूशन आता है, ब्राइट पीला। ठीक है, तो ब्राइट पीला सा सॉल्यूशन जो है उसको बोलते हैं लेड आयोडाइड। ठीक है,
और उसके साथ भी फॉर्म होती है एक और चीज जिसको कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये जो चीजें हैं अभी आपको बहरहाल नई लग रही होंगी, लेकिन आप जब आगे आगे पढ़ोगे तो अपने आप ये चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे लेड नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है Ki। ये मिलके देता है हमको लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट इसमें जो है वो सॉल्यूबल होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप दोबारा से पढ़ोगे जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, है ना। तो ये रिएक्शन आप दोबारा से पढ़ोगे जब हम आगे बढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप बहुत ही रोमांचक सा एक्सपेरिमेंट है ये कि अगर दो कलरलेस लिक्विड्स को मिला दिया गया है तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्राइट सा येलो कलर फॉर्म हो जाता है। तो ये आप लैब में भी कर सकते हैं अपने टीचर के असिस्टेंट्स में या लैब अटेंडेंट टीचर्स के असिस्टेंट्स में। ओके, या फिर अभी आप घर पे हैं तो इसका वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसको खोलेंगे और देखेंगे कि कितना सुंदर सा येलो ब्राइट येलो कलर फॉर्म होता है। तो ये क्या है, दो कलरलेस सॉल्यूशंस को मिला के एक येलो कलर का सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है। तो ये कौन सा चेंज है, इसमें तो आइडेंटिटी पक्का चेंज हो रही है, क्योंकि आइडेंटिटी तो इनकी कलरलेस थी, नेचर भी चेंज हो रहा है। तो ये किस प्रकार का चेंज हुआ, क्या ये फिजिकल चेंज है या ये केमिकल चेंज है? ये एक केमिकल चेंज है। यहाँ पे नेचर और आइडेंटिटी दोनों चेंज हो रही है। तो हमको हमेशा याद रखनी है ये बात कि नेचर और आइडेंटिटी जब बदलेगा तब केमिकल चेंज होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.2 के ही बगल में इन्होंने दी हुई है एक्टिविटी 1.3, जो कि हमको और क्लैरिटी देगा केमिकल चेंज के बारे में। इसमें देखिए क्या बोला है, एक और एक्टिविटी कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने की कमी नहीं है, किसी चीज को बहुत ही अच्छे से समझने में की भी कमी नहीं है। आप बहुत से एग्जाम्पल से उस चीज को समझ सकते हैं जो कि इस किताब में बहुत ही प्यार से एक्टिविटी के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 1.3, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। तो कॉनिकल फ्लास्क आपको लैब में मिल जाते हैं, अलग अलग शेप्स के फ्लास्क होते हैं वहां पे, टेस्ट ट्यूब्स में भी ले सकते हो आप। एड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू दिस। तो इसमें जो है जिंक ग्रेन्यूल्स में केयरफुली जो है उस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाएं। डाइल्यूट मतलब कि ज्यादा पानी मिला हुआ, डाइल्यूटेड, कंसंट्रेटेड नहीं यूज करना है। और जब भी आप हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड लैबोरेटरी में यूज करते हैं तो बहुत ही केयरफुली इसको यूज करना है। ठीक है, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स? टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर? तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप जिंक ग्रैन्यूल्स को, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में डाल देते हो और उसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हो तो फिर क्या बनता है, क्या आप ऑब्जर्व करते हो और क्या होता है उसका टेम्परेचर? अगर आप टेम्परेचर देखोगे तो क्या उसके टेम्परेचर में कोई चेंज आना आया पड़ता है, दिखाई देता है या नहीं? तो ये जो है इन्होंने आपके ऊपर छोड़ा है कि आप इसके बारे में एक्सप्लोर करो कि क्या होता है। ये एक एक्टिविटी है। तो अगर आप इसको एक्सप्लोर करोगे तो आप देखोगे कि जिंक ग्रैन्यूल्स को जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से एक साथ मिला देते हो तो जिंक सल्फेट नाम की एक चीज फॉर्म होती है और साथ में हाइड्रोजन भी फॉर्म होता है। तो जब आप इसको एक्चुअली डालोगे, ठीक है, तो इसका भी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, लिंक दिया होगा, उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से अगर आप जिंक ग्रैन्यूल्स में जो है ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है तो उसमें जो है क्या फॉर्म होता है। तो उसमें आप देखोगे थोड़े समय के बाद बबल फॉर्मेशन देखोगे। ठीक है, टेस्ट ट्यूब होगा, टेस्ट ट्यूब में जो है आपने जिंक ग्रैन्यूल्स डाले हुए हैं और जब आप इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो एक बबल फॉर्मेशन, बबल्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो बबल्स फॉर्म होना शुरू होते हैं वो हाइड्रोजन गैस के होने की वजह से फॉर्म होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो
तो जिंक सल्फेट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। और अगर आप जो है यहाँ पे इसकी जगह डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह अगर आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हो तो यहाँ जिंक क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है और इसमें क्या होगा कि आप देखोगे कि टेम्परेचर में भी चेंज आएगा, बदलाव आएगा। ठीक है, आप वीडियो में देख सकते हो। तो ये बेसिकली जो है एक तरीके का रिएक्शन है जो कि केमिकल चेंज के बारे में बता रहा है, केमिकल चेंज के बारे में। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जिंक था पहले, अब जिंक सल्फेट फॉर्म हो गया, कुछ और ही फॉर्म हो गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। तो ये भी एक प्रकार का केमिकल चेंज होगा। ठीक है, तो ये दोनों एक्टिविटीज जो हैं आप लैब में कर सकते हैं और इसके बारे में आप वीडियो देख सकते हैं जो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप देखिए ये क्या कहते हैं। From the above three activities, we can say that any of the following observations helps us to determine whether a chemical reaction has taken place. Change in state, change in color, evolution of a gas, change in temperature. तो जो हमने एक्टिविटीज़ अभी तक देखी 1.1, 1.2, 1.3 वो सारी एक्टिविटीज़ केमिकल चेंज दिखा रही थी, केमिकल रिएक्शन हो रहा था उनमें। तो उसके इंडिकेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या थे? चेंज इन कलर था, इवोल्यूशन ऑफ गैस था, चेंज इन टेम्परेचर था। आपने देखा था लेड आयोडाइड जो फॉर्म होता है वो येलो कलर का होता है, दो कलरलेस सोल्यूशन से, है ना। इवोल्यूशन ऑफ गैस हुई थी एक्टिविटी 1.3 में, जिसमें जिंक ग्रैन्यूल्स वाला जो एक्सपेरिमेंट था। तो ये जो है ये इंडिकेटिव ऑब्जर्वेशंस है, मतलब कि ये इंडिकेट कर रहे हैं ये ऑब्जर्वेशंस कि ये चेंज केमिकल चेंज है। पर ये ऑब्जर्वेशंस डेफिनेटिव नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर चेंज इन स्टेट है तब वो केमिकल रिएक्शन ही होगा या केमिकल चेंज ही होगा। क्योंकि अगर आप बॉइलिंग ऑफ वाटर का एग्जाम्पल लें तो बॉइलिंग ऑफ वाटर में क्या हो रहा है, स्टेट अगर क्या हो रहा है, भाप बन रही है, भाप बन रही है लेकिन है तो वो वाटर ही, H2O ही है। ठीक है ना। मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज एट मॉलिक्यूलर लेवल। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे जब कोई चेंज नहीं आया है बॉइलिंग ऑफ वाटर में तो वो एक फिजिकल चेंज है। ठीक है ना, वो एक आपका फिजिकल चेंज है, वो आपका केमिकल चेंज नहीं है। तो ये जो है जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये इंडिकेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है ना, डेफिनेटिव ऑब्जर्वेशंस नहीं है, ये बस इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. We will study about the various types of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. तो हम अगर अपने आसपास देखें तो we will see a large variety of chemical reactions taking place. और वो सब हम पढ़ेंगे, various types of chemical reaction और उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका हो गया केमिकल चेंज, केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स आपने देखे एक्टिविटी की फॉर्म में। और ऑब्जर्वेशन जो है इंडिकेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज मैंने दी हुई हैं, यहाँ पे आपको पता करना है कि ये फिजिकल चेंज हो रहा है या केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीन्स को पॉज करिए और आप हर एक सेंटेंस को पढ़िए और देखिए कि क्या ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे, अ लॉन्ग स्टिक ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स। अब जब आप लॉन्ग स्टिक को ब्रेक कर देते हो 2 पार्ट में तो वो स्टिक ही रहती है, वो बेसिकली मटेरियल उसका चेंज नहीं होता। तो ये कौन सा चेंज हो गया? फिजिकल चेंज हो गया, मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, मैंने आपको भी बता दिया था बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर का क्या है कि बॉइलिंग ऑफ वाटर भी जो है एक प्रकार का फिजिकल चेंज है, यहाँ मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ओके, बेकिंग अ केक, जब आप केक को बेक कर रहे होते हो,
जब आपका केक का एक बैटर बनाते हो, वो पेस्ट तरीके का होता है, पेस्ट सा होता है, पर आप जब केक को बेक करते हो तो उसमें कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, कुछ मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज होते हैं जब आप उसको ओवन में डालते हो, है ना। तो उसकी वजह से जो है केक जो बाहर निकलता है वो अलग ही तरीके का केक बाहर निकल के आता है, अलग ही चीज़ निकल के आती है जिसको आप केक कहते हो। तो वो पहले वैसा उसका स्टेट नहीं होता है, ठीक है, बाद में उसका स्टेट जो है वो अलग सा हो जाता है। तो टेम्परेचर भी उसमें चेंज आप देख सकते हो। तो बेसिकली ये इंडिकेटिव कुछ चीज़ें हैं बेकिंग अ केक में। तो ये जो है आपका केमिकल चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस हुए हैं, बॉन्ड्स वगैरह ब्रेक हुए हैं, है ना। मेकिंग अ लेगो हाउस, लेगो क्या होता है, जो खिलौने होते थे बचपन में आप खेलते थे, रंग बिरंगे प्लास्टिक के, जिनको आप जोड़ जोड़ के घर बना रहे हैं, कभी गाड़ी बना रहे हैं, कभी कुछ, तो वो जो होता है उसको लेगो कहा जाता है। तो अगर उन लेगोस को मिला के, छोटे छोटे उनको मिला के जो है अगर आप घर बना रहे हो, तो वो कौन से प्रकार का चेंज हुआ, क्या वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो उनको अगर आप मिला के बना रहे हो तो प्लास्टिक तो चेंज नहीं हो रही, उसकी मॉलिक्यूलर लेवल पे तो कोई चेंज नहीं हो रहा है वहाँ पे। तो ये भी एक प्रकार का फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है। अब देखें बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल में गैस बाहर निकलती है, बर्निंग ऑफ कोल केमिकल चेंज, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ कोल हो गया केमिकल चेंज, मेकिंग अ लेगो हाउस हो गया फिजिकल चेंज, बेकिंग अ केक हो गया केमिकल चेंज, और बॉइलिंग ऑफ वाटर हो गया फिजिकल चेंज। लॉन्ग स्टिक ब्रोकन टू 2 पार्ट्स इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज, ठीक है। तो ये हमने एक्सरसाइज कर ली इसको समझने की। आप जो है अपनी नोटबुक या नोटपैड अपने पास रखा करें, जिसमें कि आप एक लिस्ट बना लें कि फिजिकल चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, मेरे आसपास क्या क्या हैं, केमिकल चेंज आपके आसपास क्या हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ चेंजेस कहीं हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप एक लिस्ट बना सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छे से आप चीज़ों को सीख सकते हैं, बहुत ही प्यार से चीज़ों को आप सीख सकते हैं।